नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। पुष्कर सिंह धामी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस पार्टी का कोई नेता शामिल नहीं हुआ और विपक्ष की पूर्ण अनुपस्थिति पर आम लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी की आलोचना हो रही और जवाब देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी सामने आए और उनका कहना है कि अगर ससम्मान के साथ बुलाया जाता तो वो निश्चित रूप से समारोह में शामिल होते, लेकिन सरकार की ओर से उनके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया। और इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस की अनुपस्थिति को लेकर टिप्पणियां हुई है, जो स्वाभाविक है और शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। और उन्होंने फेसबुक पर बधाई भी दी और पूरे शपथ ग्रहण समारोह को अपने मोबाइल फोन पर देखने का जिक्र भी किया और लिखा कि उन्हें जो निमंत्रण पत्र भेजा गया था उसके साथ कार पार्किंग और बैठने का स्थान तक नहीं लिखा गया था, और वो भी ऐसे समय में जब देश का शीर्ष शासक वर्ग कार्यक्रम में उपस्थित था। और ऐसे में अगर वो बिना पूर्व निर्धारित स्थान और बिना कार पार्किंग और प्रवेश द्वार पास इत्यादि के पहुंचते तो स्थिति असहज हो सकती थी। और लिखा कि उन्होंने बहुत विचार करने के बाद कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला किया। और हरीश रावत ने कहा कि पिछली बार ऐसा अवसर आया था तो वो गए थे और मंच पर उन्होंने सीएम, मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं को बधाई भी दी थी और उनके साथ बैठे भी थे। और हरीश ने कहा कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह एक राज्य का महत्वपूर्ण अवसर होता है और उस अवसर पर विपक्ष के नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों को सम्मान पूर्वक बुलाना चाहिए और उनको वहां जाना भी चाहिए और राजनीतिक सौहार्द की ये आवश्यकता है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हारने के बाद से कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सभी के निशाने पर है और इसके बाद से वो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर अपने दिल की बात कह रहे हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को बीजेपी ने बेशक पार्टी से निकाल दिया, लेकिन शायद हरक अभी तक बीजेपी को दिल से नहीं निकाल पाए। और डिफेंस कॉलोनी स्थित उनके आवास के बाहर लगा बोर्ड देखकर लोग कुछ इसी तरह के चुटकियां ले रहे हैं। और विधानसभा से नजदीकी ही डिफेंस कॉलोनी है और कॉलोनी की मुख्य सड़क पर ही पहले मंत्री सुबोध उनियाल के आवास का बोर्ड आता है और इसी दिशा में अगली सड़क आती है, जिस पर एक बोर्ड लोगों का ध्यान खींच रहा है। और इस बोर्ड पर निवास डॉक्टर हरक सिंह रावत, मंत्री उत्तराखंड सरकार लिखा हुआ है और इसके साथ ही बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी बना हुआ और एक तीर का निशान है, जो कि आवाज की दिशा भी बता रहे हैं। और वहीं आने जाने वाले लोग ये देखकर वोट कर और जो चुटकियां ले रहे हैं कि भले ही बीजेपी ने हरक को निकाल दिया, लेकिन हरक के दिल से अभी बीजेपी नहीं निकली है। और वहीं बहु अनुकृति गोसाई के टिकट के लिए हरक सिंह रावत को बीजेपी से विदा लेनी पड़ी थी, लेकिन उनके ये कदम सही साबित नहीं हुआ। और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कुछ दिन पहले कहा कि उनके राजनीतिक जीवन के 40 साल में पहली बार उनका पूर्व अनुमान गलत साबित हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी उन्हें डोईवाला से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और हरक सिंह रावत ने कहा कि भले वो राज्य बनने के बाद पहली बार सदन से बाहर है, लेकिन वो घर बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। और आगे उनकी क्या रणनीति होगी इसका उन्होंने खुलासा तो नहीं किया, लेकिन कहा इस बार ये चैनल लंबा चलेगा और पिछला चैनल भी लंबा चला था, लेकिन वो भी क्या करते, उन्होंने पहले ही उन्हें बाहर निकाल दिया। आज बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक में 29 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और बैठक मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है। और वहीं धामी सरकार विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुट गई है। और वहीं मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में शाम 8 बजे बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी के मंत्रियों और विधायकों से विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों का जवाब देने के साथ फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 29 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर 28 मार्च को बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक आयोजित होगी, जिसमें सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी और बैठक में पार्टी के सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे।
और वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और खुद की हार से आहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिना नाम लिए कुछ कांग्रेसियों पर निशाना साधा है और अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट साझा कर हरीश रावत ने उन्हें और उनकी बेटी अनुपमा रावत को हराने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद सोशल मीडिया में उन पर बिना सिर पैर के हमले करने वालों की बाढ़ सी आ गई है और धामी की धूम पेज पर उन पर जुटकर प्रहार कर रहे हैं और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के नेता से जुड़े हुए कुछ लोग भी उन पर दनादन गोले दाग रहे हैं और उनको लगता है कि हरीश रावत को गिराकर मार देने का यही मौका है। और हरीश ने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कहने वाले व्यक्तियों को पार्टी में पदाधिकारी बनाने वाले का नाम भी सामने आ चुका है और एक विस्फोटक बात करने वाले व्यक्ति को हरिद्वार ग्रामीण में पर्यवेक्षक बनाकर किसने भेजा और किसके कहने पर भेजा, ये तथ्य अभी स्पष्ट नहीं हुआ। और कुछ लोग बाप का इंतजाम करने के बाद बेटी की हार का भी इंतजाम करने में लग गए थे। और हरीश ने कहा कि अगर वो पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यालय में उपवास पर बैठ गए तो आईसीसी को स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच बैठानी होगी। हालांकि वो इस वक्त ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन उन पर लगाए जा रहे झूठे आरोप और दुष्प्रचार का खंडन भी जरूरी है। और वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुई कथित समाचार पत्र की कटिंग के मामले में रावत ने कहा कि पिछले दिनों उस समाचार पत्र की 10 प्रतियां लाकर देने वाले को उन्होंने 50,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन अब वो इस इनाम राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा परीक्षा की तैयारी पूरी भी कर ली गई और परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने से लेकर कोविड प्रोटोकॉल के पालन तक इस दौरान सभी नियमों का पालन किया जाएगा। और वहीं आज तक शुरू हुए ये एग्ज़ाम 19 अप्रैल तक चलेंगे। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साथ ही हो रही और 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन भी किया जा रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में इस बार 2.42 लाख से ऊपर छात्र भाग ले रहे हैं, पर इनमें से 10वीं और 12वीं दोनों में से 1-1 लाख से अधिक छात्र शामिल हैं। और इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में कुल 1333 सेंटर बनाए गए और परीक्षा में नकल ना हो इस बात का ध्यान बोर्ड द्वारा विशेष तौर पर रखा जा रहा है और संवेदनशील सेंटर्स की सूची भी बना ली गई है और परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस की तैनाती से लेकर उड़न दस्ते तक की व्यवस्था कर ली गई। और पहली पारी में हाई स्कूल की परीक्षा होगी और दूसरी में इंटरमीडिएट की। और कोरोना केस कम होने के बावजूद उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ ही एक कक्षा में कम छात्रों को बैठाने की व्यवस्था भी की गई और जिन छात्रों को सर्दी जुकाम या बुखार की शिकायत होगी उन्हें अलग रूम में बैठाया जाएगा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर आज और कल एसबीआई को छोड़ प्रदेश के अधिकतर बैंककर्मी हड़ताल पर हैं और निजीकरण के खिलाफ और ईपीएफ में कटौती के विरोध समेत विभिन्न मांगों को लेकर केंद्रीय श्रम ट्रेड यूनियन 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में देहरादून में ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। हालांकि हड़ताल में एसबीआई की यूनियन शामिल नहीं है और एसबीआई की सभी शाखाएं खुली रहेंगी और कामकाज भी सामान्य रहेगा। और उत्तराखंड और उत्तरांचल बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन के संयुक्त सचिव विनय शर्मा ने बताया कि बैंकों के निजीकरण का विरोध पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों को नियमित करने, आउटसोर्सिंग को बंद करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। और वहीं बैंककर्मी दून में एस्ले हॉल चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर एकत्र होकर सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में हड़ताल का मिला जुला भी असर है और बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ कर्मचारी यूनियन एआईबीईए और एसआईबीए से संबंध है और जबकि कुछ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने संबंध है और ऐसे में वहां कुछ अधिकारी कर्मचारी काम भी कर रहे हैं।
वहीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन शुक्रवार को जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और बिग बी को देखने के लिए यहां फैंस का तांता लग गया। और अमिताभ बच्चन के उत्तराखंड पहुंचने की खबर मिलने से यहां उनके फैंस बेहद उत्साहित नजर आए। और वहीं बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन यहां किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पहुंचे थे और वो चार्टर प्लेन से पहुंचे और बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच अनुमान है कि वो नरेंद्र नगर होटल गए थे और प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहे। और इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले भी बिग बी उत्तराखंड आए और वो आनंदा होटल में ही रुके थे और कुछ दिन यहां गुजारने के बाद उन्होंने लौटकर उत्तराखंड की दिव्यता और भव्यता के बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी भी साझा की थी। और अब एक बार फिर वो उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का दीदार करने पहुंचे और वो यहाँ शूटिंग के लिए पहुंचे या किसी अन्य कारण से इसका पता भी नहीं चल सका है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में ब्याज पर लिए पैसे वापस न करने पर युवक को निर्वस्त्र कर नागिन डांस कराने के आरोपियों को पुलिस ने जब पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने कार से सीओ को कुचलने का प्रयास किया है। और वहीं ट्रांजिट कैंप निवासी युवक ने चिराग अग्रवाल सहित 5 लोगों पर शारीरिक यातना देने का आरोप लगाया। और वहीं पीड़ित युवक की तहरीर पर पुलिस ने चिराग अग्रवाल समेत 5 लोगों के खिलाफ ट्रांजिट कैंप थाने में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। और वहीं सीओ अभय सिंह ने बताया कि रविवार को सूचना मिली थी कि मुख्य आरोपी चिराग और गोविंद शहर छोड़कर भागने की फिराक में। और वहीं पुलिस ने रविवार शाम 4 बजे नाकाबंदी कर दी और पुलिस ने आरोपियों का पीछा भी किया और कार सवार आरोपियों ने सीओ को कुचलने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने पीछा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। और वहीं सीओ ने बताया कि उन्हें चोट नहीं आई और वहीं पीड़ित युवक ने पुलिस को जो आपबीती बताई उसमें प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए और उसने वीडियो वायरल करने का भी आरोप लगाया गया जिसमें उसे निर्वस्त्र कर नागिन डांस कराने और मारपीट करने की बात कही है। और युवक का कहना है कि वो लिए हुए पैसों से ज़्यादा वापस कर चुका है। और पीड़ित ने बताया कि वो दुकान चलाता है और आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो रुद्रपुर निवासी कारोबारी चिराग से अब तक कुल 2,57,000 रुपये ब्याज के रूप में ले चुका है और बदले में 19 चेक, जेवर और कार भी गिरवी रख चुका है। और वहीं पीड़ित युवक ने यह भी बताया कि वो कारोबारी को ब्याज सहित करीब 3,17,300 रुपये लौटा चुका है और उसने गवाहों के सामने कारोबारी को रुपये वापस दिए हैं, लेकिन कारोबारी 5,48,000 रुपये की मांग कर रहा है। और वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और वहीं देहरादून में एक किशोरी ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी को रास्ते से हटा दिया और पहले प्रेमी को ठिकाने लगाने के बाद किशोरी अपने प्रेमी के साथ दिल्ली और असम में रहने लगी और रविवार को जब वो वापस आई तो अपनी बहन को सारी कहानी बता दी। वहीं पुलिस ने शव बरामद कर किशोरी को पकड़कर हत्यारोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। और गौरतलब है कि रायपुर थाने में 20 मार्च को एक 17 साल की किशोरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था और पड़ताल में जानकारी मिली कि किशोरी का आकाश नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था और पुलिस आकाश के घर पहुंची तो पता चला कि आकाश भी लापता है। और इस बीच रविवार को किशोरी अपने घर पहुंच गई और वहीं आपको बता दें कि पुलिस बाल कल्याण समिति की टीम को लेकर उसके घर पहुंची थी और उस वक्त घर में आकाश भी मौजूद था और पुलिस ने आकाश को हिरासत में ले लिया और किशोरी को बाल कल्याण समिति के कब्जे में दे दिए। और आकाश ने बताया कि उन्होंने नरेंद्र की बैलेट से गला घोट कर हत्या कर दी और शव को रायपुर के जंगल में गड्ढे में दबा दिया। और उन्होंने 16 मार्च को ही नरेंद्र की हत्या कर दी थी और उन्हें लगा कि इसकी जानकारी किसी को नहीं है तो दोनों वापस देहरादून आ गए। वहीं एसओ रायपुर अमरजीत सिंह ने बताया कि शव को बरामद कर लिया गया और पूछताछ में पता चला कि किशोरी और नरेंद्र एक दूसरे से प्यार करते थे और उनका ये प्यार करीब 4 सालों तक चला और जनवरी में दोनों किसी बात को लेकर अलग हो गए। और वहीं पूछताछ में आकाश और किशोरी ने बताया कि फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए नरेंद्र उसे बदनाम कर रहा था और इसी बदनामी का बदला लेने के लिए उन्होंने नरेंद्र की हत्या कर डाली। आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च यानी शनिवार को हो चुका है, जहां पर इस बार आईपीएल में 8 टीमों की जगह 10 टीमें ट्रॉफी के लिए पूरा जोर लगाती हुई नजर आएंगी। और आईपीएल के इस सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर 2 नई टीमें डेब्यू करेंगी। और आइए एक नज़र डालते हैं उन चीज़ों पर जो आईपीएल 2022 को पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा और बेहतर बनाएंगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से हो चुका है, जहां 10 टीमें एक आईपीएल ट्रॉफी के लिए पूरा जोर लगाती नजर आएंगी और आईपीएल के सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स दो नई टीमें भी डेब्यू करेंगी। इस बार आईपीएल पहले से कई अधिक बड़ा, बेहतर और अधिक रोमांचक होने वाला है। दो नई फ्रेंचाइजी आईपीएल में एक नया आयाम जोड़ने का काम करेंगी, जो लीग की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बार के आईपीएल लीग में क्या क्या नया और क्या क्या बदलाव है। सबसे पहले इन मैचों का पूरा शेड्यूल ही बदल चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक की लीग में 60 मैच 8 टीमें खेला करती थी, लेकिन अब 10 टीमें 74 मैच खेलेंगी, जो एक नए संशोधित प्रारूप के साथ होंगे। लीग चरण में प्रति टीम 14 मैच खेलेंगी, लेकिन 10 टीमों को 5-5 के 2 समूह में विभाजित किया गया है। 2022 के आईपीएल टूर्नामेंट के लीग चरण के दौरान अपनी 10 टीमों को वीरता देगा और उन्हें 2 वर्चुअल समूह में रखेगा। यह नियम इस बात पर आधारित होता है कि किसी टीम ने कितनी बार आईपीएल जीता या फाइनल में जगह बनाई है। नया प्रारूप फ्रेंचाइजी के लिए चीजों को काफी हद तक बदल देगा, जिससे उन्हें अपने विरोधियों के खिलाफ नई मैच योजनाओं और विचारों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और दूसरा, इस बार कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं। आईपीएल 2022 में डीआरएस, टीमों के लिए कोविड-19 के नियम, सुपर ओवर और नए पेश किए गए एमसीसी कानूनों के संबंध में कुछ बड़े नियमों में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। कोरोना को कुछ महीने पहले की तुलना में इस समय भारत में खतरा कम है, लेकिन किसी भी तरह के वायरस के कारण प्लेइंग 11 को मैदान में उतरने में असमर्थता के नियम में बदलाव होगा। बीसीसीआई ने कहा है कि अगर खेल का पुनर्निर्धारण संभव नहीं है तो मामला तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। प्लेइंग 11 के लिए कम से कम 7 भारतीय होने चाहिए और एक क्षेत्र रक्षक में 12 से कम खिलाड़ी उपलब्ध होने के बाद ही किसी भी मैच में संख्या कम होने पर टीम को मैदान में उतरने में असमर्थ माना जाएगा। बीसीसीआई अपने विवेक पर प्रयास करेगा कि सीजन के लिए मैच को पुनर्निर्धारित करे। यदि यह संभव नहीं है तो इस मुद्दे को आईपीएल तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। खेलने की स्थिति में एक और अतिरिक्त डीआरएस की संख्या में 1 से 2 की वृद्धि है। बोर्ड ने हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के सुझाव का भी समर्थन किया है कि नए बल्लेबाज को स्ट्राइक लेना होगा, भले ही बल्लेबाज ने कैच के दौरान क्रीज क्रॉस किया हो। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए कानून इस साल के अंत में अक्टूबर में ही लागू होता है। हालांकि आईपीएल ने इसे सीधा लागू करने का फैसला किया है। एक कैच आउट होने पर चाहे बल्लेबाजों ने क्रीज पार किया हो, आने वाला बल्लेबाज स्ट्राइक लेगा, सिवाय इसके कि यह ओवर की आखिरी गेंद है। और इस बार के सुपर ओवर में भी बदलाव किया गया है। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि अगर नियमित खेल समय के बाद किसी कारण से सुपर ओवर का मंचन नहीं किया जा सकता, तो उसके बाद के सुपर ओवरों का आयोजन टाई को तोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो लीग तालिका में उच्च स्थान हासिल करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी ने दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस को नया कप्तान नियुक्त किया है। फाफ ने भूमिका में विराट कोहली का स्थान लिया। आईपीएल 2022 की शुरुआत से ठीक पहले धोनी ने गुरुवार को सीएसके की कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंपने का फैसला किया है। स्टार ऑलराउंडर जो 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स का अभिन्न अंग रहा है, धोनी और सुरेश रैना के बाद चेन्नई स्थित फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने वाले तीसरे खिलाड़ी होंगे। धोनी, जिनके तहत सीएसके ने 2004 मैचों में रिकॉर्ड 121 जीत दर्ज की है, फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। पिछले साल तक दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी का कप्तान नियुक्त किया गया है। अय्यर, जिन्हें केकेआर ने मेगा नीलामी में 12.25 करोड़ में खरीदा था, भूमिका में इयॉन मॉर्गन की जगह लेंगे। पंजाब को मयंक अग्रवाल के रूप में नया कप्तान मिला है, जिसे मेगा नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया था। ये मयंक का आईपीएल कप्तान के रूप में पहला कार्यकाल भी होगा। टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी आईपीएल की टैगलाइन है। इस मेगा लीग ने कुछ अद्भुत युवा संभावनाओं को खोजने में कुछ वर्षों में अहम भूमिका निभाई है। हर आईपीएल सीजन में नए ट्रेंड सामने आते हैं, जिनमें से कई भारत के लिए भी खेलते हैं। देवदत्त पैडिकल, रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक और अन्य ने आईपीएल के पिछले कुछ सत्रों में अपना कौशल दिखाया है। इस साल भी दिल्ली कैपिटल से यश धुल, मुंबई कैपिटल से डिवाल्ड बेवरेज, चेन्नई सुपर किंग्स से राजवर्धन हैंगरगेकर, गुजरात टाइटन से रहमानुल्लाह गुरबाज और पंजाब से राज बावा आईपीएल में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं और सभी को अपने प्रदर्शन के साथ मंत्रमुग्ध करने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे न्यूज। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग साल 2018 से शुरू हुआ और लीग हर गुजरते साल के साथ आगे बढ़ती जा रही और दुनिया भर के क्रिकेटर्स आईपीएल का हिस्सा बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे
और कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो मैदान पर अपना हुनर दिखाने के बावजूद कहीं गुम से हो गए। और ये सितारे क्या कर रहे और किस हालात में है ये कोई नहीं जानता। आइए कुछ गुम हुए आईपीएल खिलाड़ियों पर एक नज़र डालते हैं हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के उद्घाटन के बाद से लीग हर गुजरते साल के साथ आगे बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के क्रिकेटर्स आईपीएल का हिस्सा बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। खिलाड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मेगा इवेंट में अच्छा प्रदर्शन उनकी किस्मत बदल सकता है। तो वहीं इसी के चलते हर खिलाड़ी आईपीएल में कड़ी मेहनत से अपना अच्छा प्रदर्शन करता है। लेकिन ऐसे भी कई खिलाड़ी हैं जो मैदान में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी गुमनाम हो चुके हैं। तो आइए आपको पहले बताते हैं मोहित शर्मा के बारे में। साल 2014 में पर्पल कैप जीतने वाले सबसे शानदार तेज गेंदबाज में से एक मोहित शर्मा को इस सीजन में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बलिंदर सरन के साथ नई आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ने नेट गेंदबाज के रूप में शामिल किया है। चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहित शर्मा 2014 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में उभरे थे। उन्होंने 16 मैचों में 19.65 की औसत से 23 विकेट लिए थे। हालांकि इस बार मोहित शर्मा को आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला। हरियाणा के क्रिकेटर किंग्स 11 पंजाब में जाने से पहले 2013 से 2015 तक सीएसके के साथ थे, जहां उन्होंने टीम की ओर से 2016 से 2018 तक आईपीएल खेला था। उन्होंने 2019 में सीएसके में वापसी की। कुल मिलाकर मोहित शर्मा के पास 86 आईपीएल मैचों में 92 विकेट हैं। मोहित शर्मा, जिन्होंने 26 वनडे और 8 टी20 मैच खेले हैं, वे भारतीय टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने बांग्लादेश में 2014 आईसीसी वर्ल्ड टी20 फाइनल में जगह बनाई और 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सह मेजबानी की। वहीं शर्मा अब गुजरात टाइटंस में नेट बॉलर की नौकरी कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में दूसरा नाम है मनप्रीत गोनी। पंजाब के इस तेज गेंदबाज ने 2008 में आईपीएल के उद्घाटन सत्र में सीएसके के लिए अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। गोनी ने 2008 में कुछ मजबूत प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई, लेकिन सिर्फ उन्हें हांगकांग और बांग्लादेश के खिलाफ खेलने को मिला। वह हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स, किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले, लेकिन 2008 में सीएसके की टीम में दिए गए अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए। और वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है तिरुमला सेट्टी सुमन। हैदराबाद में जन्मे दाएं हाथ के बल्लेबाज सुमन डेक्कन चार्जर्स के लिए एक रन मशीन थे। उन्होंने 2009 में 287 रन और 2010 के सीजन में अपनी सफलता को दोहराया। एडम गिलक्रिस्ट की अगुवाई वाली टीम के लिए उन्होंने 307 रन बनाए थे। हालांकि अगले सीजन में मुंबई इंडियंस के साथ उन्होंने 7 पारियों में सिर्फ 65 रन बनाए। उसके बाद वह अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाए और आईपीएल और क्रिकेट से दूर हो गए। तो आइए अब आपको चौथे खिलाड़ी के बारे में बता दें। कामरान खान, वो भी गायब हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को राजस्थान रॉयल्स ने 2009 सीजन के लिए चुना था। रॉयल्स के इस वंडर बॉय ने दिग्गज शेन वॉर्न सहित सभी को अपनी गति से प्रभावित किया था। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वे गेंदबाजी की क्षमता रखते थे। कामरान खान ने 2011 में पुणे टीम में जाने से पहले 2010 तक राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला। उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज अपनी क्रिकेट प्रतिभा के लिए रातों रात सुर्खियों में आ गए थे, लेकिन सुर्खियों को बटोरने के बाद वह अपना प्रदर्शन नहीं बिखेर पाए और क्रिकेट से दूर होते चले गए। और वहीं इन नामों के अलावा और भी कई खिलाड़ी हैं जो गुमनाम हो रखे हैं, उनके बारे में भी आपको बता दें। स्वप्निल अस्नोदकर, जो आईपीएल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले गोवा के पहले क्रिकेटर थे। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज पॉल वॉल्थी, पश्चिम बंगाल के विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीवत्स गोस्वामी, मुंबई के स्पिनर इकबाल अब्दुल्ला 2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उभरते हुए खिलाड़ी थे। गोवा के बाएं हाथ के स्पिनर शादाब जकाती और हरियाणा के बल्लेबाज मनविंदर बिस्ला, जो एक आशाजनक शुरुआत के बावजूद उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। ये थे वो खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद मैदान से बाहर और गुमनाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।